हाय स्टूडेंट, आप सभी का हमारे एक नए लेक्चर क्लास में स्वागत है। ये क्लास काफ़ी बड़ी होने वाली है और इस क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कम से कम 10 साल प्रीवियस ईयर तक के पूछे हुए हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ओटी के एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। इसलिए आप सभी लोगों को वीडियो को पूरा वॉच करना, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल सकते हैं और कोई सवाल रहेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चंस है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि एरेक्नॉइड विलाई रीएब्जॉर्ब, एरेक्नॉइड विलाई पुनः अवशोषित होती कहाँ पे अवशोषित होती है? सीएसएफ में, ठीक है। सीएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएसएफ जो है कहाँ पर बनता है और सीएसएफ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, सीएसएफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। देखो इसमें सारे टॉपिक्स हम कवर करा रहे हैं। इसमें आपका बीएमडब्ल्यू, स्टेलाइजेशन, कॉटरी मशीन, एनेस्थीसिया, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ट्राइएज, बीएलएस, ठीक है, हैंड वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद आपका जो मसल्स हैं, मेजर मसल्स, ठीक है, स्किन, पूरे टॉपिक्स जितने आपके ओटी के हैं, जितने चैप्टर आपको पढ़ने उन सारे चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। चाहे वो फिर थोरेसिक कैविटी हो, मीडियास्टेनम हो या फिर आपका हर्निया का टॉपिक हो, सभी, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर इज कॉल्ड, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। उसके बाद द कवरिंग ऑफ ब्रेन आर नोन एज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। तो क्या हम लोग उससे बोलेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, उसे हम बोलते हैं मेनेंजिस। क्या बोलते हैं? मेनेंजिस, ओके। अब अगला क्वेश्चन, स्काल्प स्टैंड फॉर, स्काल्प का पूरा नाम क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्काल्प का पूरा नाम होता है स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, अपियोनोरिसिस, लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और पेरिक्रेनियम, ठीक है। अब राइट रॉन्ग यहाँ से, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्काल्प हैज रिच ब्लड सप्लाई, मतलब कि स्काल्प की अधिचर्मीय परत में प्रचुर रक्त आपूर्ति होती है, बिल्कुल होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेरिस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर फोल्ड्स इनवर्ड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म फोर ड्यूरल रिफ्लेक्शन, ड्यूरा मैटर की पेरी ऑस्टियल परत स्वयं अंदर की ओर मुड़कर 5 ड्यूरल रिफ्लेक्शन बनाती है। तो ये गलत हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये है कि ड्यूरा मैटर की मेनेंजियल परत स्वयं अंदर की ओर मुड़कर 4 मुख्य ड्यूरल फोल्ड रिफ्लेक्शन बनाती है, ओके। तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल हैज डबल नर्व सप्लाई, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी की डबल नर्व सप्लाई होती है? रेक्टस फीमोरिस ऑप्शन है, सार्टोरिस, पेक्टोनियस और अडक्टर लंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिनियस, ठीक है, पेक्टिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी आर, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी होती है? 600 से अधिक। कितनी होती है? 600 से अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? तो वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सार्टोरिस इज द मसल ऑफ कंपोनेंट ऑफ थाई, सार्टोरिस जांग की कंपार्टमेंट की मांसपेशी है। तो ये एंटीरियर की होती है, अंदर की मांसपेशी होती है, ठीक है, सार्टोरिस। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हर्ट, ठीक है। तो कौन सी मसल? सोलियस मसल्स या फिर काफ मसल, पिंडली और सेलियस मसल जो होती है, बोल सकते हैं सोलियस मसल्स, मतलब सोलियस मांसपेशी को परिधीय हृदय कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डेल्टॉइड मसल इज इंसर्टेड एट, डेल्टॉइड मांसपेशी पर जुड़ती है, कहाँ से जुड़ती है? तो ह्यूमरस की शाफ्ट की एंटेरल सतह पर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी से। तो डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी ऑन एंटीरियो लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रोटेटर कफ इज फाउंड इन जॉइंट,
रोटेटर कफ जोड़ में पाया जाता है तो शोल्डर पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूज राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत बताइए। इंटरनल ऑब्लिक मसल इज प्रेजेंट डीप ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। इंटरनल ऑब्लिक मांसपेशी पेट की एक्सटर्नल ऑब्लिक मांसपेशी के नीचे पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट। ठीक है, प्लेटिस्मा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ मैंडिबल। प्लेटिस्मा जबड़े के आधार से उत्पन्न होती है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। पेक्टोरलिस मेजर इज इंसर्टेड इनटू एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम। पेक्टोरलिस मेजर मतलब स्टर्नम की अग्र सतह पर जुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका राइट स्टेटमेंट होगा पेक्टोरलिस मेजर इज इंसर्टेड इनटू एंटीरियर मेडियल सरफेस ऑफ प्रोक्सिमल ह्यूमरस। ठीक है, मतलब पेक्टोरलिस मेजर प्रोक्सिमल ह्यूमरस की एंटेरोमेडियल सतह पर जुड़ती है। फिर अगला है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस इज द सुपरफिशियल मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन पूछे हुए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सर ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रबिंग इज डन। ठीक है, स्क्रबिंग कब की जाती है, बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, नन ऑफ द अबव। तो कब की जाती है, बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी से पहले की जाती है। फिर स्किन इज नॉट स्क्रब्ड यूजिंग, त्वचा को किससे स्क्रब नहीं किया जाता है, स्पिरिट से, सर्जिकल स्पिरिट से, साइडेक्स से, बेटाडीन से। तो साइडेक्स से हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हो गया। स्क्रबिंग शुड इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ। स्क्रबिंग सफाई किसकी होनी चाहिए, फिंगर्स, पाम एंड रिस्ट की। ठीक है, उसके बाद फिंगर्स एंड हैंड्स अप टू द लेवल ऑफ एल्बो, फिंगर्स ओनली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फिंगर्स एंड हैंड अप ऑफ द लेवल ऑफ एल्बो, उंगलियां और हाथ कोहनी तक होनी चाहिए। ठीक है, जब आप लोग क्या करते हैं कि स्क्रबिंग शुड इंक्लूडिंग क्लीनिंग ऑफ। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, उंगलियां और हाथ कोहनी तक होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रबिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन। स्क्रबिंग की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है, तो 3 से 5 मिनट। ठीक है, 3 से 5 मिनट में पूरी की जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ स्क्रबिंग शुड बी फॉर मिनट फ्रॉम स्टार्ट डाइंग। तो 5 मिनट, यहाँ पे क्या फिल होगा, 5 मिनट, मतलब स्क्रबिंग की अवधि शुरू से सुखाने तक 5 मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ज्वेलरी शुड बी बिफोर स्क्रबिंग। स्क्रबिंग से पहले सभी प्रकार के गहने क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव्ड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या फिल होगा, रिमूव्ड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की सर्जरी होती है तो किसी भी प्रकार का कोई गहना नहीं पहनाया जाता उसको। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टिक शुड बी वार्म बिफोर सर्जिकल स्क्रबिंग। सर्जिकल स्क्रबिंग से पहले प्लास्टिक पहना जाता है, तो कौन सा पहना जाता है, एप्रन। ठीक है, एप्रन होता है, उसको हम लोग पहनते हैं। राइट एंड रॉन्ग यहाँ पे है। परफॉर्मिंग हैंड वॉश इज कंपलसरी बिफोर एंड आफ्टर ईच प्रोसीजर, मतलब हर प्रक्रिया से पहले और बाद में हाथ धोना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, ये क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हैंड वॉश इज नेसेसरी बिफोर एंड आफ्टर डीलिंग विद द पेशेंट, मतलब रोगी से मिलने से पहले और बाद में हाथ धोना आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। रोगी से जब भी इंटरेक्ट करो, मिलो, तब धो लो, और उसके बाद भी हाथ धुलना जरूरी। हैंड वॉशिंग इज डन बिफोर एंड आफ्टर ड्रेसिंग, मतलब कि हैंड वॉशिंग जो है ड्रेसिंग से पहले और बाद में किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, हैंड वॉशिंग इज डन बिफोर ड्रेसिंग, सेम वही टाइप हो गया। स्क्रबिंग इज डन बिफोर गाउनिंग एंड ग्लविंग। ठीक है, मतलब गाउन और दस्ताने पहनने से पहले स्क्रबिंग की जाती है, मतलब आपने गाउन और दस्ताने पहन लिया उससे पहले स्क्रबिंग की जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है परफॉर्मिंग हैंड वॉश इज मैंडेटरी ओनली फॉर इन्फेक्टेड पेशेंट, मतलब कि हाथ धोना केवल संक्रमित रोगी के लिए अनिवार्य है, तो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हर रोगी से मिलने से पहले और बाद में हाथ धोना आवश्यक है, ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बैंडेज 1 इंच इज यूज फॉर बैंडेजिंग, मतलब 1 इंच की पट्टी का उपयोग किस पर किया जाता है, फिंगर्स पर, फुट पर, हेड पर, रिस्ट पे। तो कहाँ करते हैं हम लोग, फिंगर और
टॉयज पे करते हैं, उंगलियां और पैर की उंगलियों पर करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा, ड्राई गॉज पीस इज यूज्ड फॉर, जो ड्राई गॉज पीस होता है, सूखी गॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो लोग हम लोग करते हैं ड्राई ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। लिखा है PACU ऑफ 40 कॉम्प्लेक्स शुड बी, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का PACU कैसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए, पेंटेड इन सॉफ्ट कलर, आइसोलेटेड, ऑल ऑफ द एबव, तो बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, मतलब आइसोलेटेड भी होना चाहिए, हल्के रंग से रंगा हुआ होना चाहिए और ध्वनि रोधक भी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर शिफ्टिंग पेशेंट फ्रॉम PACU एल्डरेट स्कोर शुड बी मोर देन, PACU से मरीज को शिफ्ट करने के लिए एल्डरेट स्कोर कितने से अधिक होना चाहिए, 9 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। क्या अगला क्वेश्चन है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज डन इन, तत्काल शल्योपरांत देखभाल कहाँ की जाती है, तो वो हम लोग करते हैं रिकवरी रूम में, ठीक है। कहाँ करते हैं, रिकवरी रूम में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ बैंडेज इज यूज्ड हाइड्रोसील ऑपरेशन, मतलब कि हाइड्रोसील ऑपरेशन के बाद प्रयुक्त पट्टी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इस स्क्रोटल या कोकोनट बैंडेज, ठीक है। स्क्रोटल बोलते हैं या फिर कोकोनट बैंडेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट इज मोस्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम OT रूम टू आफ्टर सर्जरी, ऑपरेशन के बाद मरीज को OT से प्रायः भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम, कहाँ भेजा जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम, आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन इन पोस्ट ऑप रूम, पोस्ट ऑप कक्ष में हृदय और श्वसन क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होगा, वो होगा एनेस्थेटिक, सर्जन नहीं होगा। अगर किसी भी पेशेंट को पल्मोनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें सर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसमें एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्रॉपर बैंडेजिंग प्रोड्यूस वस्कुलर डिफेक्ट्स, गलत तरीके से की गई पट्टी रक्त वाहिकाओं की खराबी पैदा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर किसी को गलत तरीके से बैंडेजिंग कर दी जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन में इश्यू आएगा, ठीक है। फिगर्स ऑफ 8 बैंडेजिंग इज अप्लाइड इन द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल की हड्डी टूटने पर फिंगर ऑफ 8 बैंडेज लगाया जाता है, तो बिल्कुल लगाया जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ठीक है। फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग इज यूज फॉर द फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, फिंगर ऑफ 8 बैंडेज का प्रयोग पसलियों के फ्रैक्चर में किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में सुना देता हूँ कि फिंगर ऑफ 8 बैंडेज या कोई भी कंप्रेशन बैंडेज जो श्वसन गति को रोकता है, पसलियों के फ्रैक्चर में उपयोग नहीं किया जाता है। पेशेंट इज susceptible to पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस इन पोरली कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस, खराब नियंत्रित मधुमेह में रोगी को शल्योपरांत सेप्सिस का खतरा रहता है, तो बिल्कुल रहता है। अगर किसी को डायबिटिक है, मतलब शुगर है, तो उसे सेप्सिस का खतरा रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ चेस्ट बैंडेज इज अबाउट 1 से 2 मीटर होती है, छाती की पट्टी की लंबाई 1 से 2 मीटर होती है, तो बिल्कुल गलत है, 1 से 2 मीटर नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि स्किन से रिलेटेड है, स्किन प्रिपरेशन ऑफ कोलिसिस्टेक्टमी शुड इंक्लूड रिमूवल ऑफ हेयर, ठीक है। कोलिसिस्टेक्टमी के लिए त्वचा की तैयारी में बाल हटाना शामिल है, कहाँ से शामिल है, निप्पल से जांघ तक, केवल नाभि के आसपास, केवल ऊपरी पेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निप्पल से मध्य जांघ तक, मतलब इसका राइट स्टेटमेंट फ्रॉम निप्पल टू मिड थाई रीजन। VDRL टेस्ट इज यूज फॉर व्हिच डिजीज, VDRL टेस्ट किसकी डिजीज के लिए करते हैं, तो बहुत आसान है और पूछा भी जाता है, इस सिफाइलिस, ठीक है, सिफाइलिस की डिजीज के लिए करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है कि कंसेंट इज रिक्वायर्ड प्रायर टू सर्जरी, सर्जरी से पहले आवश्यक सहमति, रिटन एंड इन्फॉर्म्ड, तो रिटन एंड इन्फॉर्म कंसेंट, यहाँ पे क्या फिल करोगे, रिटन एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज रिक्वायर्ड प्रायर टू सर्जरी। पेशेंट आर केप्ट नील ओरली फॉर सर्जरी अंडर, सर्जरी से पहले मरीज को के लिए NPO मुंह से नहीं रख, मतलब क्या फिल करेंगे यहाँ पे कि पेशेंट आर केप्ट इन नील ओरली फॉर सर्जरी अंडर,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल एंड रीजनल एनेस्थीसिया में। तो ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया, मतलब सर्जरी से पहले मरीज को जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया के लिए एनपीयू रखा जाता है, मतलब उसे कुछ खाने और पीने के लिए नहीं दिया जाता। फिर पेंटिंग इज डन बिफोर द, पेंटिंग जो है पेंटिंग से पहले की जाती है। तो द ड्रेपिंग ऑफ पेशेंट सर्जरी, मतलब मरीज को ढकने से पहले की जाती है। ठीक है, मरीज को ढकने से पहले पेंटिंग की जाती है। ठीक है, ड्रग विच आर गिवन बिफोर सर्जरी एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनेस्थेटिक आर, सर्जरी से पहले एनेस्थेटिक द्वारा दी जाने वाली दवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री मेडिकेशन कहते हैं। ठीक है, सर्जरी से पहले बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं, तो उसे हम लोग प्री मेडिकेशन बोलेंगे। स्टेराइल लाइनन विच इज सूटेड ऑन बाई ओटी असिस्टेंट इज, ओटी सहायक द्वारा पहना जाने वाला बांझ मिलन कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है गाउन। क्या कहलाएगा, गाउन कहलाएगा। चूज राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग बताना। द सर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट ट्रे, इंस्ट्रूमेंट ट्रे तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सर्जन की होती है, तो बिल्कुल गलत है। जो स्क्रब करेगा, जो ओटी केस कराना है जिसको, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, स्क्रब में जो रहेगा उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रब असिस्टेंट या टेक्नोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो स्क्रब ओटी नर्स या फिर ओटी असिस्टेंट या फिर टेक्नोलॉजिस्ट या फिर नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, द पेशेंट अटेंडेंट शुड बी टोल्ड अबाउट द रिस्क ऑफ सर्जरी प्रायर टू सर्जरी, सर्जरी से पहले मरीज के परिजन को ऑपरेशन के जोखिम के बारे में बताया जाना चाहिए, बिल्कुल बताया जाना चाहिए। तो ये राइट स्टेटमेंट है। ओटी गाउन शुड बी टाइड बाय द सर्जन हिमसेल्फ, ओटी गाउन सर्जन को स्वयं बांधना चाहिए, बिल्कुल गलत है, स्वयं नहीं बांधना चाहिए। फिर क्या लिखा है, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी प्रायर टू ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले मरीज की सहमति आवश्यक होती है, नहीं। राइट स्टेटमेंट क्या है, देखो मरीज की सहमति नहीं है, लिखा हुआ है ऑपरेशन से पहले मरीज परिजन की लिखित एवं सूचित सहमति आवश्यक होती है। मतलब ऑपरेशन अगर होना है तो ठीक है, मरीज से या फिर उसके जो भी रिलेटिव हैं उनसे लिखित जो है परमिशन ली जाती है। ठीक है, पेंटिंग इज डन बिफोर द ड्रेपिंग, पेंटिंग ड्रेपिंग से पहले की जाती है, तो बिल्कुल पेंटिंग जो है ड्रेपिंग से पहले की जाती है, राइट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है पेंटिंग प्रोसीजर इज डन बिफोर द ड्रेपिंग प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट इन ओटी, ओटी में मरीज पर ड्रेपिंग प्रक्रिया से पहले पेंटिंग की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, राइट स्टेटमेंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है कि सर्जरी ऑफ बैक इज डन इन विच पोजीशन, पीठ की सर्जरी किस पोजीशन में की जाती है, ये सारे पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोन, सुपाइन, लेथोटमी या सिमलेटरल किस पोजीशन में की जाती है, तो प्रोन पोजीशन में की जाती है, किस में की जाती है, प्रोन पोजीशन में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, लाइंग डाउन पोजीशन विद द फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, चेहरा नीचे की ओर करके लेटने की सहमति को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है स्पाइन सर्जरी इज डन इन, स्पाइन की जो सर्जरी वो किस में की जाती है, वो प्रोन पोजीशन में की जाती है। लिथोटमी पोजीशन इज यूज्ड फॉर, लिथोटमी पोजीशन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है पेरिनियल सर्जरी। ठीक है, जो पेरिनियल सर्जरी होंगी उनके लिए लिथोटमी की पोजीशन यूज में लाते हैं। ऑन ओटी टेबल वी कैन गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओटी टेबल पर विभिन्न प्रकार की दी जाती हैं, क्या दी जाती हैं, पोजीशन। ठीक है, क्या दी जाती हैं, पोजीशन दी जाती हैं। फिर लिखा लिथोटमी पोजीशन इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ, लिथोटमी पोजीशन का उपयोग पेरिनियल कंडीशन की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, पोजीशन इज गिवन इन कोलिसिस्टेक्टमी ऑपरेशन, कोलिसिस्टेक्टमी ऑपरेशन में पोजीशन दी जाती है, कौन सी दी जाती है, सुपाइन विद एक्सटेंशन एट राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, सुपाइन पोजीशन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चूज राइट एंड रॉन्ग, यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग बोलना है। हेमरॉइड सर्जरी इज डन इन रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, हेमरॉइड की सर्जरी जो है रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन में करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, गलत स्टेटमेंट है। हेमरॉइड की सर्जरी जो है लिथोटमी पोजीशन में की जाती है। डी एंड सी डन इन प्रोन पोजीशन, डी एंड सी प्रोन पोजीशन में की जाती है, नहीं की जाती है, हम लोग किस में करते हैं, ये लिथोटमी पोजीशन में करते हैं। डी एंड सी इज डन लिथोटमी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन प्रोवाइडेड फॉर एपिसियोटमी इज सुपाइन, एपिसियोटमी सुपाइन पोजीशन में की जाती है, तो बिल्कुल गलत है, एपिसियोटमी इज डन लिथोटमी पोजीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुपाइन सर्जरी इज डन इन सुपाइन पोजीशन, रीढ़ की सर्जरी सुपाइन पोजीशन में की जाती है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया गलत स्टेटमेंट है, सुपाइन प्रोन पोजीशन में की जाती है।
ठीक है। लिथोटमी पोजीशन इज गिवन डी एंड सी, यहाँ पे शायद सेम वही रिपीट हो गया। ठीक है, लिखा लिथोटमी पोजीशन इज यूज फॉर नेफ्रोक्टोमी प्रोसीजर। नेफ्रोक्टोमी प्रक्रिया में लिथोटमी पोजीशन करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, लिखा हुआ है कि लेटरल एक्सटेंशन पोजीशन इज यूज फॉर नेफ्रोक्टोमी प्रोसीजर, लेटरल एक्सटेंशन पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, सर्जरी फॉर अपेंडिसाइटिस इज डन इन सुपाइन पोजीशन, अपेंडिसाइटिस जो है सुपाइन पोजीशन में करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। द स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बेड इज 6 फीट लॉन्ग, एक मानक अस्पताल का बिस्तर 6 फीट लंबा होता है, तो बिल्कुल 6 फीट लंबा ही होता है। क्वायर हॉर्स हेयर इज मटेरियल विच इज नॉट यूज्ड इन मैटर्स, नारियल रेशा घोड़े के बाल गद्दे में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं किए जाते, ये राइट स्टेटमेंट है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन इज यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ शॉक, शॉक की स्थिति में ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन का उपयोग किया जाता है, तो नहीं किया जाता, शॉक की स्थिति में ट्रेंडलेनबर्ग का पोजीशन नहीं करते हैं। ठीक है, मैकबर्नी इंसिजन इज गिवन इन सर्कमसीजन, मैकबर्नी चीरा सर्कमसीजन में दिया जाता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट, ये मैकबर्नी इंसिजन जो अपेंडेक्टमी में करते हैं। ठीक है, सुपाइन पोजीशन इज यूज्ड फॉर द किडनी सर्जरी, किडनी की सर्जरी सुपाइन पोजीशन में की जाती है, तो गलत स्टेटमेंट। अभी हमने बताया कि लेटरल एक्सटेंशन पोजीशन इज यूज्ड फॉर किडनी सर्जरी। द ऑपरेशन फॉर अपेंडिसाइटिस इज डन इन सुपाइन पोजीशन, अपेंडिसाइटिस की ऑपरेशन सुपाइन पोजीशन में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, रेक्टल प्रोसीजर इज डन इन, रेक्टल प्रक्रिया किस पोजीशन में की जाती है, प्रोन, जैक नाइफ, सुपाइन पोजीशन, तो जैक नाइफ पोजीशन में की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ गॉलब्लैडर पेशेंट शुड लाइन, गॉलब्लैडर की सर्जरी के लिए मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है, तो हम लोग किस पोजीशन में लिटाते हैं, सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है, फॉर द इंट्रापेल्विक ऑपरेशन विच पोजीशन इज यूज, इंट्रापेल्विक ऑपरेशन के लिए कौन सी पोजीशन उपयोग होती है, सुपाइन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन यूज होती है। ठीक है, फिर क्या लिखा, ओटी टेबल इन ऑपरेशन थिएटर इज यूज फॉर, ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे ओटी टेबल, सॉरी वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, पेशेंट और पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन देने के लिए ओटी टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इक्विपमेंट यूज्ड फॉर पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट इन ओटी, ओटी में मरीज को पोजीशन देने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ओटी टेबल। इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन बेड, ऑपरेशन बेड को क्या बोलते हैं हम लोग, एनेस्थेटिक बेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को ऑपरेशन बेड कहा जाता है, तो एनेस्थेटिक बेड कहा जाता है। क्या लिखा, प्रेशर पॉइंट इन सुपाइन पोजीशन में भी, सुपाइन पोजीशन में प्रेशर पॉइंट कहाँ हो सकता है, सुपाइन पोजीशन में ऑक्सीपुट में हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सुपाइन पोजीशन में कि ऑक्सीपिटल लोब होता है, तो ऑक्सीपिट में होगा। ठीक है, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस वी प्रेस्क्राइब पोजीशन, यदि पेशेंट बेहोश है तो उसे आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी इज कॉल्ड एनाल्जेसिया, तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। ठीक है, पहले से आंसर दिया गया है कि लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी इज कॉल्ड, दर्द की संवेदना को खो जाना उसे हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, देयर आर 4 स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, कौन कौन सी होती है, एनाल्जेसिया, ठीक है, इंडक्शन, डिलीरियम, एक्साइटमेंट, सर्जिकल एनेस्थीसिया और, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट या फिर ओवरडेज, ये 4 स्टेज है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी होंगी, पहला हो जाएगा इंडक्शन या एनाल्जेसिया, फिर एक्साइटमेंट, एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया हो जाएगा, मतलब एनाल्जेसिया बोल सकते हो या इंडक्शन, फिर डेलीरियम या एक्साइटमेंट, सर्जिकल एनेस्थीसिया और रेस्पिरेटरी अरेस्ट या फिर ओवरडोज बोल सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया, लंबर पंक्चर इज गिवन L3 to L4 इंटरवर्टिब्रल स्पेस मोस्ट कॉमन, तो बिल्कुल यहाँ है। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है। अगला यहाँ पर विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड, तो लैरिंजोस्कोपी, लैरिंग्स को देखने के लिए हम लोग लैरिंजोस्कोपी करते हैं। एलपी नीडल इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग, एलपी नीडल का यूज हम लोग क्या करते हैं, सीएसएफ को, एलपी सुई का प्रयोग सीएसएफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द रिमूवल ऑफ
एंडोट्रेकियल ट्यूब इज कॉल्ड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटुबेशन। मतलब जब ईटी ट्यूब निकाल देते हैं तो उसे एक्सटुबेशन बोला जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द एग्जांपल ऑफ रीजनल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, तो वो है रीजनल एनेस्थीसिया का। ठीक है। वेपोराइजर टाइप यूज फॉर हेलोथेन, गोल्डमैन एंड हीट कंपनसेटेड फ्लूटेक। हेलोथेन के लिए प्रयुक्त वाष्पीकरण यंत्र गोल्डमैन और हीट कंपनसेटेड। ठीक है, तो यहाँ से वेपोराइजर टाइप यूज फॉर हेलोथेन, तो गोल्डमैन एंड हीट कंपनसेटेड फ्लूटेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। बॉयल्स मशीन इज यूज फॉर डिलीवरी ऑफ गैसेज लाइक, फिल इन द ब्लैंक्स है NO2 और NO2। बॉयल मशीन का उपयोग प्रयोग देने के लिए किया जाता है, जैसे गैसें देने के लिए किया जाता है तो O2 और NO2 देने के लिए किया जाता है। मिक्सचर ऑफ गैसेज इन जनरल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक वेपोराइजर O2 प्लस NO2, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है जनरल एनेस्थीसिया में गैसों का मिश्रण एनेस्थेटिक प्लस O2 और NO2 होगा। ठीक है, फिर क्या है जनरल एनेस्थीसिया। देखो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया से मतलब एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड्स एनाल्जेसिया, मसल्स रिलैक्सेशन एंड हाइप्नोसिस हो जाएगा। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया से मिलता जुलता दर्द से राहत, मसल रिलैक्सेशन और हाइप्नोसिस। द वेपोराइजर फॉर आइसोफ्लोरन एंड इनफ्लोरन हीट कंपनसेटेड फ्लूटेक। ठीक है, हीट कंपनसेटेड फ्लूटेक यहाँ पे फिल करना होगा। एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स इज डन बाय लैरिंजोस्कोप के द्वारा करते हैं, लैरिंग्स की जांच की जाती है लैरिंजोस्कोप द्वारा। एटी ट्यूब इज यूज इन ट्रैकिया फॉर पोटेंसी ऑफ एयरवे, तो एयरवे मतलब ईटी ट्यूब इज यूज इन ट्रैकिया फॉर पोटेंसी। इंडोट्रैकियल ट्यूब श्वास नली में डाली जाती है वायुमार्ग मतलब एयरवे खुला रखने के लिए। ठीक है, ट्यूब यूज फॉर ओरल इंटूबेशन इंडोट्रैकियल ट्यूब, मुख से इंटूबेशन में प्रयुक्त ट्यूब इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है। ठीक है, इन एनेस्थीसिया मशीन पिन इंडेक्स सिस्टम ऑफ O2 सिलेंडर क्या होता है 2 और 5 होता है O2 सिलेंडर का पिन इंडेक्स सिस्टम। एनेस्थीसिया मशीन में O2 सिलेंडर का पिन इंडेक्स सिस्टम कितना होगा 2 और 5 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कर लो जिन लोगों को नहीं पता है। कलर कोडिंग ऑफ आइसोफ्लोरिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, क्या होगा पर्पल होगा और CO का क्या होगा येलो होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बेन सर्किट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेन सर्किट जो है किसका एग्जाम्पल है, तो पार्शियली ओपन मैपल्सन टाइप डी और ब्रीथिंग सर्किट, इनमें से आप कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से पहले से आंसर मतलब ये टाइप कर दिया गया है इसलिए ऐसा है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ एनेस्थीसिया मेजर एंड ड्रग्स, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, तो प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया रिकॉर्ड, एनेस्थीसिया संबंधित दवाइयों व मापों का रिकॉर्ड प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कलर कोड ऑफ ET नंबर मतलब इंडोट्रैकियल ट्यूब 7.5 का कलर क्या होता है, तो वो होता है रेड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि द साइज ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब यूज्ड इन 8 से 10 ईयर्स पेशेंट, अगर कोई 8 से 10 साल का पेशेंट है उसमें कितने नंबर की इंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करेंगे, तो 5.5 से 6.5 mm। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडा लाइम कैनिस्टर इज यूज क्लोज सर्किट में। ठीक है, सोडा लाइम कैनिस्टर का प्रयोग क्लोज सर्किट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर डिटेक्शन ऑफ ID फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट इन ओरल ET ट्यूब इंसर्शन, बाल रोगियों में ओरल ET ट्यूब का ID निर्धारित करने के लिए एज 4+4 mm ये फार्मूला होगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन, तो C and D टाइप का जो है सिलेंडर यूज करेंगे। रिमूवल ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब फ्रॉम माउथ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटूबेशन। अगर इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है माउथ से निकालते हैं तो उसे हम लोग एक्सटूबेशन बोलते हैं। एल्ड्रेट्स स्कोरिंग इज डन, एल्ड्रेट स्कोरिंग कब की जाती है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, कब की जाती है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली की जाती है। मॉडरेट सिडेशन इज आल्सो नोन एज, मॉडरेट सिडेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो कॉन्शियस सिडेशन के नाम से जाना जाता है। बेयर्स ब्लॉक इज अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया इन विच द ड्रग इज इंजेक्टेड इन, बियर ब्लॉक क्षेत्रीय एनेस्थीसिया का एक प्रकार है जिसमें दवा इंजेक्ट की जाती है। कहाँ की जाती है, वेन में की जाती है। ठीक है, पोजीशन गिवन इन सुप्रा क्लेविकुलर ब्रेकियल ब्लॉक इज, सुप्रा क्लेविकल ब्रेकियल ब्लॉक में दी जाने वाली पोजीशन है, तो वो कौन सी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है,
यहाँ से 11 नंबर ब्लेड इज यूज इन बीपी हैंडल नंबर। 11 नंबर की जो ब्लेड होती है कौन से बीपी हैंडल में यूज करते हैं, तो 3 नंबर के बीपी हैंडल में यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर ब्लेड इज यूज इन बीपी हैंडल नंबर। 23 नंबर के ब्लेड किस बीपी हैंडल में यूज करते हैं, तो 4 नंबर में करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज इन पेंट इंसिजन साइट ऑफ द पेशेंट। रोगी के चीरे की जगह को पेंट करने हेतु प्रयुक्त उपकरण है कौन सा, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप है। ठीक है, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप से हम लोग स्क्रबिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्यूब यूज फॉर लीवर एब्सेस ड्रेनेज। कौन सी ट्यूब से लीवर एब्सेस ड्रेनेज के लिए प्रयुक्त ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, पिगटेल कैथेटर है। एलिस फॉरसेप इज यूज्ड इन। एलिस फॉरसेप का प्रयोग किया जाता है तो टू द होल्ड स्किन त्वचा को पकड़ने के लिए किया जाता है। एलिस फॉरसेप इज यूज्ड फॉर। एलिस फॉरसेप का उपयोग किया जाता है तो टू होल्ड डेंस टिश्यू, मतलब घने ऊतक पकड़ने में किया जाता है। क्रैमर वायर इज मेड ऑफ। क्रैमर वायर जो है किससे बना होता है, तो वो बना होता है स्टेनलेस स्टील से। स्पंज होल्डर इज यूज फॉर। स्पंज होल्डर किसके लिए यूज करते हैं, तो पेंटिंग करने के लिए करते हैं। डॉयंस रिट्रैक्टर इज यूज्ड। डॉयंस रिट्रैक्टर अकेले जो है हम लोग यूज करते हैं। डॉयंस का रिट्रैक्टर प्रयोग किया जाता है तो सिंगली यूज करते हैं। ठीक है, पेयर में नहीं करते हैं। टेट्रा टॉवल क्लिप इज। टेट्रा टॉवल क्लिप क्या है, मोनी हैंस टॉवल क्लिप का प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। 24 नंबर सर्जिकल ब्लेड शुड बी फ्लेक्स्ड इन। तो किसमें करते हैं, 4 नंबर बीपी हैंडल में। जॉल्स रिट्रैक्टर इज यूज इन ऑपरेशन। किस ऑपरेशन में करते हैं, तो थायराइड के ऑपरेशन में जॉल्स रिट्रैक्टर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है। मॉस्किटो फॉरसेप इज यूज्ड। मॉस्किटो फॉरसेप का उपयोग किस लिए करते हैं, तो टू होल्ड स्मॉल ब्लीडर। छोटे छोटे ब्लीडर जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए। मॉस्किटो आर्टी फॉरसेप इज यूज्ड टू। मॉस्किटो फॉरसेप का प्रयोग किस करते हैं, कैच स्मॉल ब्लीडर्स के लिए। ठीक है, यूट्राइन क्यूरेट इज यूज्ड इन। जो गर्भाशय क्यूरेट होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, D&C सर्जरी में करते हैं। ठीक है, कोरुगेटेड ड्रेन इज यूज फॉर। कोरुगेटेड ड्रेन का उपयोग किया जाता है तो किसमें करते हैं, ड्रेनेज ऑफ पस, मतलब जो मवाद होता है उसे निकालने में। इंस्ट्रूमेंट यूज इन होल सॉफ्ट टिश्यूज। कोमल ऊतक पकड़ने हेतु प्रयुक्त उपकरण है कौन सा उपकरण है, बैबकॉक फॉरसेप है। ठीक है, क्रिस क्रॉस सेक्शन आर वर्किंग ब्लेड्स इन। किसमें होता है, तो वो होता है नीडल होल्डर में। तो क्रिस क्रॉस सेक्शन जो है प्रेजेंट वो नीडल होल्डर में होता है, पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। आर्टी फॉरसेप इज यूज्ड। आर्टी फॉरसेप का उपयोग कब करते हैं, तो टू कैच ब्लीडिंग पॉइंट। आर्टी फॉरसेप का यूज जो ब्लीडर होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, या फिर ब्लीडिंग पॉइंट होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए। बीबी स्प्लिंट इज यूज्ड इन। बीबी स्प्लिंट का उपयोग कहाँ करते हैं, लोअर लिम्ब में करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर स्टेराइल आर्टिकल फ्रॉम वन टू अदर स्टेराइल प्लेसेज। स्टेराइल आर्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्टेराइल स्थान तक ले जाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है कौन सा उपकरण है, तो चिटल फॉरसेप है। एक अगर आप लोगों को कोई सामान उठाना होता है, ट्रांसफर करना होता है तो किससे करते हैं, अगर स्टेराइल है तो चिटल फॉरसेप से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंस टिश्यू फॉरसेप इज यूज्ड टू होल्ड लार्ज बाउल ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मायोसीजर हैज थिन एंड लॉन्ग ब्लेड्स। मायोसीजर जो है कैसी होती है, थिन होती है और लॉन्ग ब्लेड की होती है, गलत स्टेटमेंट। मायोसीजर जो हैवी होती है और इसकी जो टिप होती है वो किस तरीके की होती है, ब्लंट टिप होती है। फिर क्या लिखा है, इंट्रा कैप्सुलर फॉरसेप इज यूज्ड इन द सर्जरी ऑफ नोज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट ये है कि इंट्राओकुलर फॉरसेप इज यूज्ड इन द सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में, मतलब मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है उसमें करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कॉर्ड क्लैंप इज यूज्ड टू क्लैंप द कॉर्ड इन अम्बिलिकल हर्निया। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सही स्टेटमेंट ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप्स का उपयोग जन्म के बाद बच्चे की नाल को नाभि के पास दबाकर काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड क्लैंप का उपयोग इनग्वाइनल हर्निया में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, साइनस फॉरसेप इज यूज टू होल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। राइट स्टेटमेंट हो जाएगा सही कथन। साइनस फॉरसेप इज यूज टू एक्सप्लोर द साइनस फिस्टुला और एब्सेस एंड फॉर पुटिंग ड्रेन और गॉज। ये राइट स्टेटमेंट होगा और ये जो दिया गया ये गलत है। चिटल फॉरसेप इज यूज टू होल्ड स्मॉल ब्लेडर। चिटल फॉरसेप का यूज स्मॉल ब्लेडर को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। आप सभी को पता है किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो चिटल फॉरसेप
सभी को पता है। मॉस्किटो आर्टिक फोर्सेप इज यूज्ड फॉर होल्डिंग बोन, बोन को होल्ड करने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं मॉस्किटो का। पेंसिल स्नेयर इज यूज टू कैच टॉन्सिल व्हाइल टॉन्सिलेक्टमी, राइट स्टेटमेंट क्या होगा? देखो ये रॉन्ग है, ठीक है। राइट स्टेटमेंट ये है कि टॉन्सिल स्नेयर का उपयोग टॉन्सिल को कुचलने और काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। लैक्रिमल प्रोब इज यूज टू रिट्रैक्ट द आईलिड्स, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये होगा कि लैक्रिमल प्रोब मतलब लैक्रिमल प्रोब का उपयोग आंसू नलिका की सफाई और विस्तार मतलब डायलेशन के लिए किया जाता है। चाइजल इज इंस्ट्रूमेंट यूज इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, चाइजल इंस्ट्रूमेंट का यूज ऑर्थोपेडिक सर्जरी में करते हैं, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। स्पंज होल्डर इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग द ऑपरेटिंग साइड, हाँ स्पंज होल्डर का यूज क्लीनिंग एंड पेंटिंग में करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये है कि स्प्रिंग कैंची का उपयोग, जो स्प्रिंग कैंची का उपयोग माइक्रो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी में किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है? ऑरल स्पेकुलम इज यूज टू विजुलाइज द नेजल कैविटी, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ये गलत है, ठीक है। राइट स्टेटमेंट ये है कि ऑरल स्पेकुलम का उपयोग कान की नली और कान के पर्दे ढकने के लिए मतलब पर्दे को देखने के लिए किया जाता है। देखो सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 2010 में पूछा गया था, फरवरी 2010 में एग्ज़ाम हुआ था फैकल्टी के द्वारा, तो उस टाइम पर पूछा गया था, ठीक है। वैसे बोलते बोलते मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, ठीक है। आप सभी को पता है कि क्लास कितनी लंबी हो गई है, फिर भी यहाँ पे आप लोग किनारे पे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी पीडीएफ है, 221 अभी पीडीएफ मतलब पेज हम पढ़ा चुके हैं और टोटल पेज हैं 215, ठीक है। अगर नहीं भी हो पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें। वाई प्लेट इज अ टाइप ऑफ बोन प्लेट, बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है। स्पंज होल्डर इज यूज टू पेंट ऑपरेटिंग साइट, हाँ ये भी राइट स्टेटमेंट। के नील यूज इन टेकियार, के नील का उपयोग टेकियार में करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। के नील यूज इन फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर में, तो के नील का उपयोग फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर में करते हैं, ठीक है। बैबकॉक्स फोर्सेप इज यूज्ड फॉर, बैबकॉक फोर्सेप, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन हम नीचे से पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो डॉयंस रिट्रैक्टर इज यूज इन, सिंगली करते हैं, अकेले प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से आंसर ऐसे ही दिया गया, लेंस टिश्यू फोर्सेप इज यूज फॉर होल्डिंग लार्ज बाउल के लिए, आंत बड़ी आंत पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो फोर्सेप इज यूज फॉर, मॉस्किटो फोर्सेप का यूज हम लोग कैचिंग स्मॉल ब्लीडर में करते हैं, ठीक है। चिटल फोर्सेप इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टेराइल आर्टिकल में करते हैं, ठीक है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप इज यूज फॉर पेंटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ ऑपरेटिव साइट के लिए करते हैं। टॉवल क्लिप इज यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रैफ्ट्स के लिए करते हैं। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप इज यूज फॉर डीप ब्लीडर कंट्रोल के लिए हम लोग करते हैं कर्व्ड आर्टरी का। कॉचर फोर्सेप इज यूज फॉर तो होल्डिंग बोन और स्ट्रॉन्ग टिश्यू, हड्डी या मजबूत ऊतक पकड़ने के लिए करते हैं। बीपी हैंडल इज यूज फॉर होल्डिंग सर्जिकल ब्लेड पकड़ने के लिए करते हैं। मायो सीजर आर यूज फॉर, मायो सीजर का उपयोग कटिंग और हैवी स्ट्रक्चर में हम लोग भारी ऊतक काटने के लिए करते हैं। तो जो मायो सीजर होती है कटिंग हैवी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मतलब भारी ऊतक काटने के लिए करते हैं, ठीक है। और मेडियन बाम सीजर आर यूज्ड फॉर, मेडियन बाम सीजर का उपयोग हम कटिंग डेलिकेट टिश्यू के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। गिगली सा वायर इज यूज्ड बोन कटिंग में करते हैं, गिगली वायर जो होता है हम बोन को काटने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा? चीजल इज यूज फॉर, चीजल का यूज जो है बोन सर्जरी में करते हैं। फिर टेट्रा टॉवल क्लिप क्या है? एक मोनी हैंड्स का प्रकार है, ठीक है। प्रोक्टोस्कोप इज यूज्ड फॉर, प्रोक्टोस्कोप का यूज कब करते हैं? तो वो एग्जामिनेशन ऑफ एनल कैनाल में हम लोग प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। साइनस फोर्सेप इज यूज्ड फॉर, साइनस फोर्सेप का यूज एक्सप्लोरिंग साइनस फिस्टुला और एब्सेस में हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव है कि मेलाकॉट कैथेटर इज यूज्ड फॉर, मेलाकॉट कैथेटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? बोथ में, मतलब कि यहाँ पे सुप्रापेबिक कैथेटराइजेशन में और इंटरकोस्टल ड्रेनेज में भी करते हैं, ठीक है। डेजार्डन्स स्टोन होल्डिंग फोर्सेप इज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, डेजार्डिन का स्टोन होल्डिंग फोर्सेप विशेष प्रकार का उपकरण है, किसमें? कोलिडोकोलिलिथोटमी में होगा, ठीक है, उसमें करेंगे। लेंस एक्सप्रेसर इज यूज्ड इन, लेंस एक्सप्रेसर का यूज किसमें करते हैं हम लोग? वो हम करते हैं ऑप्थेल्मिक
देखो लेंस से रिलेटेड है तो आप सीधा ऑप्थेल्मिक लगाना, क्योंकि आँख से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। ठीक है, कि लिखा हुआ है सिम्स स्पेकुलम इज यूज इन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वजाइनल सर्जरी में हम लोग इसका यूज करते हैं सिम्स स्पेकुलम का। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स इज, किसके, लैरिंजोस्कोप में। ठीक है, यहाँ से तो फिल है, थोड़ा सा हम यहाँ से आगे कराने की कोशिश करते हैं ताकि पीडीएफ जो है हम पूरी करा सकें। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस। पीएससी शुड बी डन बाय, पीएससी जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं एनेस्थेटिक के द्वारा करते हैं। ठीक है, और पीएससी स्टैंड फॉर हम इसे करा भी चुके हैं, तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। ठीक है, पीएससी कैन बी डन इन, पीएससी जो है कहाँ पर किया जाता है, तो पीएससी कहाँ पर किया जाएगा, तो वो हम लोग करते हैं ऑल ऑफ दीज एबव हो जाएगा। मतलब प्री एनेस्थेटिक चेकअप रूम में करेंगे, वार्ड में भी की जाती है, प्री ऑपरेटिव रूम में भी की जाती है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। ठीक है, कि इन मालम पट्टी क्लास 2 पेशेंट यूला कैन नॉट बी सीन। ठीक है, कि लिखा है मालम पट्टी क्लास 2 में मरीज की यूला दिखाई नहीं, 2 में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, पहले से यहाँ पे फिल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं राइट एंड रॉन्ग है। पीएससी डन टू इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ पेशेंट फॉर द चॉइस एनेस्थीसिया, पीएससी मरीज की स्थिति का आकलन करने और एनेस्थीसिया के चुनाव हेतु किया जाता है, तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, लिखा हुआ ASA यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटियोलॉजिस्ट, फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन है 6 पेशेंट कैटेगरी। ASA अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटियोलॉजिस्ट की सारी स्थिति वर्गीकरण में 6 श्रेणियाँ होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। ब्रेन डेड पर्सन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट आर कैटेगराइज इनटू ऐसे कैटेगरी 4 आफ्टर पीएससी, तो रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ब्रेन डेड व्यक्ति को पीएससी के बाद ऐसे कैटेगरी में रखा जाता है, तो रॉन्ग है। इस राइट स्टेटमेंट ये है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ब्रेन डेड व्यक्ति को पीएससी के बाद एस कैटेगरी 6 में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से चूज राइट रॉन्ग है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप इज यूज टू होल्ड द नीडल, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप नीडल होल्ड करने के लिए नहीं करते हम लोग। ठीक है, उसके लिए नीडल होल्डर चाहिए होता है। ठीक है, नीडल होल्डर यूज टू होल्ड द नीडल, बिल्कुल नीडल होल्डर से ही हम लोग नीडल को पकड़ते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आर काउंटेड बिफोर क्लोजर ऑफ वुंड इन सर्जरी, सर्जरी में घाव बंद करने से पहले उपकरणों की गिनती की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। जब भी किसी का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट काउंट किए जाते हैं। ठीक है, क्रैमर वायर स्प्लिंट यूज फॉर सर्वाइकल इंजरी, क्रैमर वायर स्प्लिंट का उपयोग मतलब कि गर्दन की चोट में किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्रैमर वायर जो होता है स्प्लिन का उपयोग ऊपरी या निचले अंगों की हड्डी टूटने पर अस्थायी स्थिरीकरण के लिए किया जाता है, मतलब टेम्पोरली इमोबिलाइजेशन के लिए करते हैं। ठीक है, चैलेजियन क्लैंप इज यूज्ड बाय आई सर्जन, चैलेजियन क्लैंप्स का उपयोग नेत्र शल्य चिकित्सा में करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, राइट स्टेटमेंट है। क्रच फील्ड टंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन स्पाइनल इंजरीज, क्रच फील्ड टोंग उपकरण का उपयोग स्पाइनल इंजरी में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, राइट स्टेटमेंट। सर्जिकल ब्लेड नंबर 11 एंड 15 आर फिक्स्ड इन बार्ड पार्कर्स नाइफ हैंडल, मतलब सर्जिकल ब्लेड नंबर 11 और 15 को बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल किस में लगाते हैं, 4 में लगाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं है, 3 में लगाया जाता है। ठीक है, लिखा एडसन ब्राउन फोर्सेप इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द हार्ड टिश्यू, एडसन ब्राउन फोर्सेप का उपयोग कठोर ऊतकों को पकड़ने में किया जाता है, तो गलत है। ठीक है, बल्कि एडसन ब्राउन फोर्सेप का उपयोग डेलिकेटेड टिश्यू को पकड़ने में किया जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ एंजॉयड बाय अ पर्सन इज, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर क्या है, तो वो है ऑप्टिमल हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, पहले से फिल लिखा हुआ है ऑल द पर्सन वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर शुड बी वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है पेशेंट को, मतलब हर स्टाफ को लगी होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, देयर आर जोन्स इन ओटी, ओटी में कितने जोन होते हैं, ओटी में टोटल 4 जोन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओटी में 4 जोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, स्टेराइल जोन और डिस्पोजल जोन होता है। ठीक है, आफ्टर द सर्जरी ऑफ इन्फेक्टेड केस ऑफ ओटी शुड बी डन, संक्रमित मामले की सर्जरी के बाद ओटी में क्या किया जाना चाहिए, स्टेलाइजेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, होता नहीं फ्यूमिगेशन, सब कुछ फ्यूमिगेशन इज द मेथड यूज फॉर, फ्यूमिगेशन मेथड क्या है, स्टेलाइजेशन ऑफ एयर एंड सरफेस, हवा और सतहों की नसबंदी है। ठीक है, आइडियल साइज ऑफ ओटी,
ओटी का आदर्श आकार 400 से 600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है। स्टेराइल लाइनन व्हिच इज सिचुएटेड ऑन बाई ओटी असिस्टेंट इज, ओटी सहायक द्वारा पहनी जाने वाली स्टेराइल लाइनन क्या है, वो गाउन है। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, वो गाउन होती है। अगला क्वेश्चन है कि ओटी टीम इज डिवाइडेड इनटू, ओटी टीम को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो स्टेराइल और अनस्टेराइल टीम में डिवाइड किया जाता है। एक तो जो है सारा काम करती रहती है, दूसरी जो है टीम रहेगी स्टेराइल रहेगी, मतलब साथ में केस कराएगी। ठीक है। राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखो 215 पेज की पीडीएफ है, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो बाद में कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ हमने पूरी क्लास देखी है। ठीक है, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। 215 पेज की ये पीडीएफ है, पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल थे, सब क्वेश्चंस अंग्रेजी में अवेलेबल थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, फिर एक एक क्वेश्चन को जाके वहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद एक एक मतलब पूरा ये पीडीएफ बनाई हमने। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हो, और सारे टॉपिक के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए। आप सभी को पता है कि जो भी 30-35 टॉपिक हैं आपको पढ़ने के लिए, सारे टॉपिक से हमने क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि डबल ग्लविंग इंश्योर बेटर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, मतलब अगर हम डबल ग्लव्स पहन लेंगे तो इन्फेक्शन से हम बच जाएंगे, तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। मास्क इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब मास्क जो है जोखिम को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ाता है भाई, जोखिम को कम करता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है। डिस्पोजेबल ग्लव्स कैन रिमेन स्टाइल अप टू 5 डेज आफ्टर ओपनिंग द सील, क्या लिखा, डिस्पोजेबल दस्ताने मोहर खोलने के 5 दिनों तक स्टाइल रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूमिगेशन इज द मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन ऑपरेशन रूम, बिल्कुल ऑपरेशन रूम का स्टेलाइजेशन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, फ्यूमिगेशन के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ 40 शुड बी 20 से 24 अंश सेंटीग्रेड, बिल्कुल देखो 20 से 24 अंश सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है ओटी का। ओटी गाउन शुड बी टाइड बाय द सर्जन हिमसेल्फ, मतलब ओटी गाउन को सर्जन खुद बांधे, नहीं, सर्जन खुद कहाँ से बांध देगा। ठीक है, सर्जन को पूरा नहीं बांधना चाहिए, ओटी गाउन सर्जन को अनस्टाइल व्यक्ति से बांधना चाहिए, जो अनस्टाइल व्यक्ति है उससे बंधवाना होता है। ठीक है। क्या लिखा है, ओटी टेक्नीशियन शुड वियर, ओटी टेक्नीशियन को क्या पहनना चाहिए, मास्क भी पहनना चाहिए, ग्लव्स, स्टाइल गाउन, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है। देयर थिएटर एयर चेंज रेट थ्रो हेपा फिल्टर शुड बी, क्या लिखा हुआ है, हेपा फिल्टर के माध्यम से थिएटर में हवा का परिवर्तन दर क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे होनी चाहिए 15 बार प्रति घंटे। हेपा फिल्टर लगा होता है ना, तो वो 15 बार प्रति घंटे होना चाहिए ओटी में। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन ऑपरेशन थिएटर इज कॉल्ड बाय, ऑपरेशन थिएटर बाहरी स्रोत से संदूषण किससे होता है, तो किससे होगा, इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब दूसरी ड्रॉप्स जो कंटामिनेटेड ड्रॉप्स हैं उनसे होगा। कंटामिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय अनस्क्रब्ड, ठीक है, पर्सन, जो अनस्क्रब्ड पर्सन है उससे होगा। परफोरेटेड ग्लव्स होगा, छिद्रयुक्त दस्ताने जो हैं, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन यूज फॉर कार्बोलाइजेशन ऑफ ओटी इज, ओटी में कार्बोलाइजेशन के लिए किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं कार्बोलिक एसिड का, किसका करते हैं, कार्बोलिक एसिड का। ठीक है। सॉल्यूशन यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन, इस फ्यूमिगेशन के लिए किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, तो बताइए आप सभी लोग किसका हम लोग करते हैं, वो करते हैं फॉर्मेलिन का, किसका करेंगे, फॉर्मेलिन का करते हैं। ठीक है। द रूम टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन थिएटर शुड बी प्रीफेरेबली विथ इन द रेंज ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, ऑपरेशन थिएटर का कमरे का तापमान किस रेंज में होना चाहिए, अभी हमने कराया ऊपर। ठीक है, 20 से 23 है, यहाँ पे 24 तो है नहीं, तो 20 से 23 आपको लगाना होगा। ठीक है। द आइडियल साइज ऑफ ओटी रूम इज, ओटी का रूम का आकार क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 स्क्वायर फुट होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। द आइडियल साइज ऑफ ऑपरेशन थिएटर इज, ऑपरेशन थिएटर का आदर्श क्या है, ऑपरेशन थिएटर का आदर्श आकार क्या है, क्या होना चाहिए, अभी आप लोगों ने करा कि 15 से 15 वर्ग फीट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20, मैं भी गलत बता रहा हूँ, 20 गुणे 20 स्क्वायर फीट आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं बहुत ही फास्टली क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्वेश्चन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप भी कर पाओगे, बट आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है,
कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्टली कराया हूँ कि आप लोग समझ सको। बट कोई भी पूरी क्लास देख लेगा तो उसे एग्जाम में हेल्प ज़रूर होगी। सर्जिकल ग्लव्स आर मेड ऑफ, सर्जिकल ग्लव्स किसके बने होते हैं बताओ सभी लोग? वो बने होते हैं लेटेक्स के। सर्जिकल ग्लव्स जो है लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ नीडल इज यूज्ड इन आई ऑपरेशन, आँख के ऑपरेशन में किस प्रकार की सुई प्रयोग की जाती है तो बताओ? अगर आँख का ऑपरेशन करना है तो स्पैचुलेटेड नीडल यूज करते हैं। कैसी करते हैं? स्पैचुलेटेड सुई, मतलब स्पैचुलेटेड नीडल का यूज करते हैं, ठीक है। लिखा है कैटगट सुचर इज, कैटगट टाँका किस प्रकार का होता है बताओ सभी लोग? कैटगट सुचर आप सभी को पता है कि एब्जॉर्बेबल होता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और मोनोफिलामेंट भी होता है, सिंगल होता है, तो यानी मोनोफिलामेंट एब्जॉर्बेबल सुचर होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पॉलीगिलेक्टिन 910 वाइकिल सुचर इज मटेरियल इज, जो हमारा वाइकिल सुचर होता है पॉलीगिलेक्टिन 910 ही उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारा एब्जॉर्बेबल सुचर होता है, मतलब वाइकिल सुचर एब्जॉर्बेबल होता है, ठीक है। कटिंग नीडल इज यूज टू सुचर, कटिंग सुई का प्रयोग किसके टाँके के लिए किया जाता है बताओ? स्मॉल बाउल के लिए, स्टोमक के लिए, या फिर यूट्रस के लिए, स्किन के लिए? तो कटिंग नीडल का यूज जो है हम लोग स्किन के लिए करते हैं। कैटगट सुचर इज, कैटगट सुई टाँका किस प्रकार का होता है? कैटगट अभी मैंने बताया कि मोनो मतलब सिंगल होता है, एब्जॉर्बेबल होता है, तो किस प्रकार का होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोनोफिलामेंट और एब्जॉर्बेबल सुचर। मोनोफिलामेंट हो जाएगा और एब्जॉर्बेबल सुचर हो जाएगा, ठीक है। कैटगट इज सुचर मटेरियल, कैटगट जो है कैसा होगा? मोनोफिलामेंट होगा। क्रोमिक कैटगट इज एब्जॉर्ब्ड इन, क्रोमिक कैटगट जो है कितने दिन में एब्जॉर्ब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 डेज। कितने दिन में? 21 दिन में एब्जॉर्ब होता है। लिखा हुआ है नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल एंड मल्टीफिलामेंट सुचर मटेरियल इज, प्राकृतिक गैर अवशोषित और बहुसूत्री सुई सामग्री कौन सी है? तो वो है सिल्क। कैसा है? सिल्क है। मतलब देखो सिल्क क्या होता है, नेचुरल भी मिलता है और कई धागों से मिलकर भी बनता है, मतलब कि मल्टी फिलामेंट होगा, और ये एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, ठीक है। ड्रेन वगैरह फिक्स करने में आप सभी को पता है कि ड्रेन फिक्स करते हैं तो उसमें हम लोग सिल्क का यूज बहुत करते हैं। क्रोमिक कैटगट इट इज आ सुचर विच इज, क्रोमिक कैटगट किस प्रकार का सुई का टाँका है? तो कैसा होगा? मोनोफिलामेंट होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम NaCl इन सलाइन, ठीक है। सलाइन में आप सभी को पता है कितना होता है? NaCl 0.9% होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ NaCl इन NaCl कितना परसेंट होगा? तो 0.9%, ठीक है। लिखा इन 1/3 NS कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज, कितना राइट आंसर हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इन हाफ NS द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज, अगर हाफ NS में NaCl का घनत्व कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 0.45% हो जाएगा, ठीक है। हाफ की बात हो रही, आधा का आप सभी को पता है कि 0.9 होगा, तो इसका आधा करोगे तो कितना होगा? आधा तो भाई जाहिर सी बात है, ये 90 लिखा हुआ है, 0.5 ही हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ? इज आ मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन सॉल्यूशन, कौन सा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन समाधान है? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या लिखा? आइसोलेट प्लाज्मेलेट, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर कि द आईवी फ्लूइड कंट्रा इंडिकेटेड इन रियल रेनल फेलर, कौन सा आईवी फ्लूइड रीनल फेलर में निषिद्ध है, मतलब कौन सा हम लोग नहीं देना चाहिए अगर किसी को किडनी फेल है? तो उसमें सलाइन या सलाइन नहीं देना चाहिए, ठीक है, मतलब NS नहीं देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन क्या है? इन बर्न शॉक देयर इज लॉस ऑफ, ठीक है। अगर बर्न शॉक में किस चीज़ की कमी होती है? तो प्लाज्मा फ्लूइड की कमी हो जाती है। टू टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स आर, कितने दो टाइप के आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलॉइड होते हैं और कोलॉइड होते हैं। RL इन आईवी फ्लूइड्स स्टैंड फॉर, RL का फुल फॉर्म क्या होता है? रिंगल लैक्टेट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट एंड रॉन्ग बताना है। NS इन आईवी फ्लूइड्स स्टैंड फॉर नॉर्मल सलाइन, आईवी फ्लूइड में NS का मतलब क्या होगा? नॉर्मल सलाइन होता है, तो बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है NS इन आईवी फ्लूइड स्टैंड फॉर नॉर्मल सलाइन, आईवी फ्लूइड में NS का मतलब नॉर्मल सलाइन ही होता है, तो ये राइट स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
NS इन IV फ्लूइड्स स्टैंड फॉर नॉर्मल सलाइन। बिल्कुल, IV फ्लूइड में NS का मतलब नॉर्मल सलाइन ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डेक्सट्रोज समाधान ऊर्जा का स्रोत होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। देखो डेक्सट्रोज होता है ना, शुगर बढ़ाता है, अगर किसी का शुगर कम हो जाता है तो उसे डेक्सट्रोज दिया जाता है, तो ये क्या होंगे, ऊर्जा देंगे। ठीक है, राइट हो जाएगा। लिखा आरएल फ्लूइड इज यूज्ड टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड स्टिमुलेट रीनल कैविटी। आरएल फ्लूइड का प्रयोग ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने और किडनी की गतिविधि बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। डीएनएस सॉल्यूशन स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। लिखा हुआ है डीएनएस का समाधान का पूरा नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है, तो बिल्कुल होता है। देखो डीएनएस होता है, डीएनएस का पूरा नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। देखो एनएस का मतलब हो जाएगा नॉर्मल सलाइन, डी का मतलब हो जाएगा डीएनएस, मतलब सॉरी डी डेक्सट्रोज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एमसीक्यू है कि कॉटी मशीन इज यूज फॉर। कॉटी मशीन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, देखो हीमोस्टेटिस के लिए किया जाता है। ठीक है। और टिश्यू मतलब टिश्यू डिस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। लिखा है पेशेंट प्लेट इज यूज। पेशेंट प्लेट का उपयोग किस में किया जाता है, पेशेंट प्लेट का उपयोग बताओ। जो पेशेंट की प्लेट होती है तो वो हम लोग किस में करते हैं, कॉटी मशीन में, मोनोपोलर डाइथर्मी में करेंगे। ठीक है। शुड नॉट बी प्रेजेंट व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉटी। इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉटी का उपयोग करते समय निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए, तो देखो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, एल्कोहल। पता है ना कि एल्कोहल क्या होता है, बर्न कर सकता है, मतलब जल सकता है, एल्कोहल आग पकड़ सकता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। पोइडिन आयोडीन भी हो सकता है, सेट्रीमाइड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जला सकता है, बर्न कर सकता है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान पर। इलेक्ट्रोसर्जरी इलेक्ट्रोकॉटरी इज यूज फॉर कंट्रोलिंग। इलेक्ट्रोकॉटरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि कटिंग और कोगुलेशन ऑफ टिश्यू विद लिमिटेड ब्लड लॉस, यानी ऊतक की कटाई या कोगुलेशन सीमित रक्तस्राव के साथ करते हैं। ठीक है। 2 नंबर है करंट फ्लाउन इन पेशेंट बॉडी थ्रू द कॉटरी ब्लेड कम्स बैक थ्रू द। कॉटरी ब्लेड के माध्यम से शरीर में प्रवाहित विद्युत धारा वापस किसके माध्यम से जाती है, तो बताओ। इन इन्फ्रेंट इलेक्ट्रोड होता है, इन्फ्रेंट इलेक्ट्रोड जो होता है उसके माध्यम से जो है विद्युत धारा फिर से किस में जाती है, जो जनरेटर होता है ना कॉटरी वाला, वहाँ फिर वापस चली जाती है। ब्लू कलर इन डाइथर्मी इज यूज्ड फॉर। ठीक है। ब्लू कलर डाइथर्मी इज यूज फॉर, जो ब्लू कलर होता है वो किस में करेंगे, टिश्यू कोगुलेशन में। आप सभी को पता है कि येलो होता है, ठीक है, और ब्लू होता है, तो ब्लू किस में करेंगे, कोगुलेट करने के लिए। अगर ब्लू बटन दबाएंगे तो कोगुलेट होगा, और येलो बटन दबाएंगे तो कट होगा। ठीक है। पेशेंट प्लेट इन डाइथर्मी मशीन इज आल्सो नोन है। जो डाइथर्मी मशीन होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उससे हम रिटर्न या न्यूट्रल या फिर इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स और अर्थ प्लेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ से राइट रॉन्ग करना है हमें कि डाइथर्मी मशीन इज यूज फॉर कटिंग एंड कोगुलेशन ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये राइट स्टेटमेंट है। देखो डाइथर्मी मशीन कोगुलेट और कटिंग के लिए ही हम लोग मतलब कॉटी मशीन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, आ बाइपोलर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन मोनोपोलर डाइथर्मी। लिखा है मोनोपोलर डाइथर्मी में बाइपोलर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, तो नहीं किया जाता है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये है कि बाइपोलर इलेक्ट्रोड का उपयोग मोनोपोलर डाइथर्मी में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोड रिसेप्टेकल का इनलेट अलग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेशेंट प्लेट इज यूज इन मोनोपोलर डाइथर्मी। पेशेंट प्लेट का उपयोग मोनोपोलर डाइथर्मी में किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल करते हैं, राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डाइथर्मी इलेक्ट्रोड शुड बी स्टेरिलाइज्ड विद ईटीओ और वेपोराइजर। डाइथर्मी इलेक्ट्रोड को ईटीओ या वेपोराइजर से स्टेरिलाइज किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाना चाहिए, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब राइट स्टेटमेंट ये है कि डाइथर्मी इलेक्ट्रोड कैन बी स्टेलाइज विद ईटीओ। डाइथर्मी इलेक्ट्रोड को ईटीओ से स्टेलाइज किया जाता है। ठीक है। ऑल टाइप ऑफ ज्वेलरी शुड बी रिमूव्ड बिफोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट इन ओटी। ओटी में इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के उपयोग से पहले सभी प्रकार की ज्वेलरी हटानी चाहिए, बिल्कुल हटानी चाहिए, राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। ब्लू कलर इन कॉटरी मशीन इन डोनेट्स कटिंग करेंट। कॉटरी मशीन में नीला रंग कटिंग का दर्शाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि येलो रंग होता है वो कटिंग का दर्शाता है। ठीक है।
बाइपोलर डायथर्मी मशीन प्रोवाइड्स कटिंग एंड कोगुलेशन, बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट हो। सॉरी, बाइपोलर में ही कोगुलेट करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, ठीक। सॉरी, बाइपोलर डायथर्मी मशीन प्रोवाइड्स कटिंग एंड कोगुलेशन फैसिलिटी। बाइपोलर डायथर्मी मशीन कटाई और कोगुलेशन सुविधाएं प्रदान करती है, हाँ करती है, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकॉटी इज यूज इन डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल मास। सॉरी, ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया। अब अगला है यहाँ पे सूचर से सूचर सिल्क। सिल्क सूचर क्या है? ये नेचुरल होता है, नॉन एब्जॉर्बल होता है और मल्टी फिलामेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क इज एन नेचुरल मटेरियल, मतलब ये मल्टी फिलामेंट और नॉन एब्जॉर्बल आपको फिल करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखो वाइक्रिल अभी हमने कराया, वाइक्रिल इजा, वाइक्रिल क्या है? एब्जॉर्बेबल सूचर है, मतलब मल्टी फिलामेंट है, एब्जॉर्बल सूचर है और सिंथेटिक मतलब क्या है? देखो सिंगल धागा होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और सिंथेटिक मतलब खुद जो है मानव निर्मित होता है। कैटगट सर्जिकल सूचर इज मेड ऑफ, जो कैटगट सूजर होता है वो किससे बना होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिकित्सा परीक्षित पशु जैसे भेड़ की आंत, जो भेड़ की आंत होती है उससे बनता हो, भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा से प्राप्त कोलेजन होता है। जो भेड़ की आंत होती है उसके सब म्यूकोसा होती है, वहाँ के कोलेजन से प्राप्त होता है कैटगट सूचर, ठीक है। फिर से राइट रॉन्ग यहाँ चूज करना है हमें कि प्रोलीन इज नॉन एब्जॉर्बल सूचर, बिल्कुल नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। रीफ नॉट इज सुपीरियर टू ग्रेनी नॉट, लिखा हुआ है रीफ नॉट और ग्रेनी नॉट से श्रेष्ठ है, बिल्कुल ग्रेनी नॉट से श्रेष्ठ होती है, ट्रू हो जाएगा। सिल्क इज अ टाइप ऑफ मल्टी फिलामेंट सूचर मटेरियल, सिल्क जो है मल्टी फिलामेंट सूचर मटेरियल का प्रकार है, तो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचरिंग थ्रेड एथिलॉन इज एब्जॉर्बल सूचर, सूचरिंग थ्रेड एथिलॉन अवशोषित होने वाला सूचर है, नहीं, गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे आप लोग देखिए एक बार, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 200 पेज की पीडीएफ है जो हमने पढ़ा दी है, अभी 15 पेज बचा हुआ है, वो भी हम करा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील वायर इज अ मल्टी फिलामेंट सूचर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील वायर इज अ मल्टी फिलामेंट सूचर, रॉन्ग है। स्टेनलेस स्टील वायर इज अ मोनोफिलामेंट सूचर, देखो स्टेनलेस स्टील में एक ही होता है ना, उसमें कई सारे तो जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। इसलिए राइट क्या होगा कि एक ही जो है होगा, मतलब वो मोनोफिलामेंट होना चाहिए। अब यहाँ से सीपीआर बीएलएस से रिलेटेड, सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिक स्टैंड फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब ए नंबर सही हो जाएगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। अगला लिखा है एलएमए इज यूज फॉर, एलएमए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि फॉर मेंटेनिंग एयरवे, किसके लिए किया जाएगा? फॉर मेंटेनिंग एयरवे, एयरवे को मेंटेन करने के लिए एलएमए का प्रयोग किया जाता है, मतलब लेरिंजियल मास्क एयरवे बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्यूब यूज फॉर लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट, कौन सी ट्यूब का उपयोग लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सी हम लोग करते हैं? वो हम करते हैं ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, कौन सी? ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का यूज करेंगे। इन एसीएलएस द रेशियो बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग शुड बी, कितना होना चाहिए एसीएलएस में? 30 कंप्रेशन हो तो 2 वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। आरबीएस मास्क इज यूज, आरबीएस मास्क किसके लिए होता है? तो वो होता है इन्फेंट्स के लिए, किसके लिए? इन्फेंट्स के लिए होता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ एयरवे इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज रिलेटेड टू, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में श्वसन मार्ग खोलने की तकनीकी क्या है? तो क्या होती है कि अगर किसी को स्पाइनल इंजरी है, श्वसन मार्ग अगर आपको खोलना है तो जा थ्रस्ट से हम लोग जो है एयरवे खोलेंगे, ठीक है। ईएमएस इन एम्बुलेंस स्टैंड फॉर, एम्बुलेंस में जो ईएमएस होता है उसे हम लोग, उसका पूरा नाम क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कि उसका होगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो है इसका पूरा नाम होगा। डेफिब्रिलेटर इज यूज, डेफिब्रिलेटर का यूज हम लोग किस में करते हैं? टैकीकार्डिया में, वेंट्रिकुलर इंटरफेरेशन में, एमआई में, या फिर ब्रेडिकार्डिया में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में हम लोग डेफिब्रिलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक थी पूरी पीडीएफ, और हमने जो क्लास रिकॉर्ड की है काफ़ी लंबी रिकॉर्ड की, 1 घंटा की क्लास है ये। आई होप कि आप लोग जो है पूरी क्लास की होंगे। अगर किसी ने पूरी क्लास कर ली है, ठीक है, किसी ने भी पूरी क्लास कर ली है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि हमने इस क्लास को पूरा देखा है, ठीक है। तो हम आपका रिप्लाई भी करेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और हमने लगभग टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, और
ये जो क्वेश्चंस हमने कराया है आपके एग्ज़ाम में भले ही कुछ और आ जाए वो बात अलग है, लेकिन कम से कम 10 साल प्रीवियस ईयर तक के ये क्वेश्चंस जो है हमने फ़िलहाल ओटी के कराए हैं, ठीक है। और आई होप कि ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आप लोग हो सके तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ हमने पूरी क्लास को सीन किया है, मतलब पूरी क्लास को हमने देखा है। आपका एक छोटा-सा कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही लेक्चर क्लास लाने के लिए। हमने लाइव क्लास लेने की कोशिश की बट लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसका सबसे बड़ा कारण था कि नेटवर्क का इश्यू। तो हमने इस क्लास को रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करने में कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है। 1.5 घंटे का आप लोग टाइम मान के चलिए, ठीक है। और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि स्टार्टिंग में कैसे बोल रहा था और अभी कैसे बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी चेंज हो गई। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि हाँ हमने पूरी क्लास को देखा है। तो जितने भी लोग पूरी क्लास को देखेंगे प्लीज़ लास्ट में कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ज़रूर लेना।